एवरीवन दोस्तों, आज है 13 जून 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज पेपर एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं देख लेते हैं ब्रीफली। मेडिकल यानी कि बायोटेक्नोलॉजी आप कह लीजिए, मेडिकल सेक्शन आप कह लीजिए, वहां से हम लोग अल्जाइमर डिसीज के बारे में आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीज है जैसे कैंसर है, अल्जाइमर है, जिसका मेडिकल साइंस के पास कोई खास ट्रीटमेंट है नहीं बेसिकली। लेकिन अभी एक दवाई बनाई गई है अमेरिका में, उसको अप्रूव कर दिया गया है, इसीलिए हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। हैवी मेटल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे वो वाटर से हैवी मेटल्स को निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग आर्सेनिक के बारे में स्पेशली बात करेंगे, जो क्योंकि जब भी वाटर कंटेमिनेशन की बात आती है या हैवी मेटल्स की बात आती है, आर्सेनिक के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। उसके अलावा अभी यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे थे, जहाँ पे राइट यानी कि जो राइट और फार राइट जो पार्टीज हैं, वो काफी ज्यादा उन्होंने बेटर परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू लिबरल और द लेफ्ट विंग, सेंटर विंग, वो आप कह सकते हो। थोड़ा सा जानेंगे हम लोग के राइट विंग क्या होता है, लेफ्ट विंग क्या होता है, थोड़ा यूरोप का एंगल समझेंगे कि क्यों यूरोप के अंदर पिछले कुछ सालों में जो राइट विंग पार्टीज हैं वो राइज हो रही हैं, उनकी पॉपुलैरिटी राइज हो रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और इससे कंटेमिनेशन होता है, तो इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। ये हम लोग अ, आप ज्योग्राफी या फिर एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। उसके अलावा हेल्थ सेक्शन से एक और एडिटोरियल है आज, जो कि फैटी लीवर के बारे में है। बहुत लंबा चौड़ा एडिटोरियल नहीं है, लेकिन यस, थोड़ा सा कभी कभार एग्जाम्पल देने के काम आ सकता है आपको हेल्थ के रिगार्डिंग। जब अगर हेल्थ इमरजेंसी की बात आए या हेल्थ इश्यूज के बारे में बात आए, तो फैटी लीवर एसिड एक या फैटी लीवर इन जनरल एक ऐसा डिसीज है जिसके बारे में ज्यादा बात होती नहीं है, क्योंकि उसके सरेआम सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत प्रोमिनेंट है ये आज के समाज में, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। चलिए जी, तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, और पहला टॉपिक हम लोग ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डेवलप्स मेथड टू रिमूव हैवी मेटल कंटेमिनेशन कंटेमिनेंट्स फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है ये ज्यादा, मेंस में तो आप सिर्फ एग्जांपल देने के लिए इस तरह की चीजों का यूज कर सकते हो। तो बात ऐसी है कि वैसे तो देखो, ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहले टेक्नोलॉजी थी नहीं, पहले थी, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक जबरदस्त एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिससे हम लोग जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, उससे हैवी मेटल स्पेशली आर्सेनिक को रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, पहले भी टेक्नोलॉजी थी। अब जब आप वो कंटेमिनेटेड वाटर से आर्सेनिक को सेपरेट करते हो, अब इस आर्सेनिक को कैसे मैनेज करोगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो कि प्रेजेंट टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रही थी। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने जो मेथड डेवलप किया है, वो वाटर को तो प्योरीफाई करते ही हैं, आर्सेनिक को तो रिमूव करते ही हैं, उसके साथ साथ उसको बाद में कैसे मैनेज किया जाए, उन्होंने उस चीज का भी ध्यान रखा है, वो टेक्नोलॉजी भी उन्होंने डेवलप की है। अभी ये टेक्नोलॉजी इन्होंने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन डाला है, पेटेंट अभी नहीं मिला है। पेटेंट जब इसका मिलेगा तो डेफिनेटली इसके बारे में हम लोग दोबारा से बात करेंगे। लेकिन ग्राउंड वाटर के अंदर जो आर्सेनिक कंटेमिनेशन है इंडिया में, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा चुका है। 21 स्टेट्स के अंदर इंडिया में 113 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पे आर्सेनिक का लेवल 0.01 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा जा चुका है। 223 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहां पे फ्लोराइड का लेवल 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा जा चुका है। आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही कम है, लेकिन जो हमारा BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब इंडिया में हम लोग कॉन्टिन्यूसली आर्सेनिक को कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे दुनिया भर के डिसीज हमें हो रहे हैं। तो जनरली हैवी मेटल्स और आर्सेनिक पे स्पेशल फोकस रहता है। तो हैवी मेटल क्या होता है, ये तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जिनकी हाई डेंसिटी होती है बेसिकली, एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो उसे हम लोग यूजुअली हैवी मेटल कहते हैं। हैवी मेटल को जनरली हम लोग टॉक्सिसिटी से जोड़ के देखते हैं, कि जब वो हमारी बॉडी में कंज्यूम आती हैं तो टॉक्सिक, एज ए टॉक्सिक के रूप में आती हैं। लेकिन ऐसा है, हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन इन जनरल आप ये मान सकते हो कि हैवी मेटल जब हमारी बॉडी में अगर आएंगी तो वो नुकसान ही करेंगी, बेनिफिट नहीं करने वाली हैं।
और क्योंकि लगातार हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी में इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ ही रहा है और एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन भी हो रहा है। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड ऑल दैट। तो कुछ लिस्ट यहाँ पे दी गई है हैवी मेटल्स की। तो लेड एक बहुत ही खतरनाक हैवी मेटल है। यूजली जो हम लोग डीजल या पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं, यहाँ पे खूब सारा लेड यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर भी लेड यूज होता है अनफॉर्चुनेटली। और कई बार आपने पेट्रोल पंप पे गए होंगे, आपके वहां पे देखा होगा कि लेड फ्री ऑयल आपको दिया जाता है, जो थोड़ा सा महंगा होता है, उसके अंदर लेड नहीं होता है। लेड अगर आपकी बॉडी में चला जाता है तो आपकी ब्रेन के ऊपर अटैक करता है, किडनीज को नुकसान पहुंचाता है, नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है। खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो बड़ा नुकसान करता है मरकरी एंड ऑल दैट। मरकरी तो अगर छोटे बच्चों के दिमाग में ज्यादा चली जाती है तो मेमोरी लॉस हो जाता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर इसका होता है। और मरकरी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में, जो पेंट वगैरह होते हैं घरों में, है ना, उन सब में के अंदर भी मरकरी पाया जाता है अनफॉर्चुनेटली। और जो फिश, अगर कहीं पे कंटेमिनेटेड वाटर है और वहां से अगर आप फिश पकड़ के लेके आते हो, फिश खाते हो, तो वो भी आपकी बॉडी में एंट्री कर जाता है। एंड इकोलॉजी में आपने एक दो टर्म सुनी होगी जिसे हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, है ना। अगर आपने टर्म सुनी है कभी जिंदगी में, बायोमैग्निफिकेशन एक टर्म होती है बड़ी खूबसूरत सी। और एक होती है बायो अक्यूमुलेशन, ये भी बड़ी अच्छी टर्म होती है, साथ के साथ मिली जुली है बेसिकली दोनों। इन जनरल आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, जैसे वाटर के अंदर तो फिश रहती हैं, है ना। और फिश को मान लो कोई बर्ड कंज्यूम कर रहा है, ऐसा होता है। और फिश को लेट से कोई सील कंज्यूम कर रही है, या कोई पोलर बेयर कंज्यूम कर रहा है। यानी कि जो हमारी फूड चेन होती है बेसिकली, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे ग्रास को कंज्यूम करता है डियर 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 को कंज्यूम करता है फॉक्स, और लेट से फॉक्स को कंज्यूम करता है लायन और टाइगर। अब होता क्या है, सपोज ये ग्रास के अंदर हैवी मेटल है, या ग्रास कंटेमिनेटेड है, पोल्यूशन पोल्यूटेड सॉइल के अंदर है, या फिर वाटर कंटेमिनेटेड है। तो उससे क्या होता है, ये जो कंटेमिनेंट्स होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ये नेक्स्ट फूड चेन के अंदर नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ये जो फिश है, ये जितना ज्यादा इस वाटर को कंज्यूम करेगी, ये जो डियर है जितना ज्यादा इस ग्रास को कंज्यूम करेगा, तो वो कंटेमिनेंट जो है, जो पोल्यूटेंट्स हम इनकी बॉडी में लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्टोर होते रहते हैं। आपकी बॉडी में स्टोर होते रहते हैं, उनका परसेंटेज बढ़ता रहता है। यानी कि वो आपकी बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट हो रहे हैं। जितना ज्यादा आप कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम करोगे, आपकी बॉडी में वो उनका परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक बायो अक्यूमुलेशन का प्रोसेस होता है। और जैसे ही आप फूड चेन में आगे बढ़ोगे, तो आपको नजर आएगा कि ये जो कंटेमिनेशन का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि अगर आप जितना ज्यादा फूड चेन में आगे की तरफ होंगे, फर्दर होंगे, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी में कंटेमिनेट्स पाए जाएंगे। क्योंकि आप डियर, फोक्स, ग्रास, सभी का आपके पेट में आया है। अब डियर वाला के अंदर तो सिर्फ ग्रास वाला आया है, लेकिन फोक्स के अंदर डियर का भी आएगा, ग्रास का भी आएगा। तो ये बाय एकदम मैग्नीफाई होता रहता है। तो जैसे जैसे फूड चेन में आगे बढ़ते रहते हो, ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, पीओपी भी इनको बोलते हैं, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं इन जनरल, आपकी बॉडी में परसेंटेज बढ़ता रहता है, फिर नुकसान करते हैं। तो वैसे ही मर्करी, वैसे ही लेड के केस में आप उसको कर सकते हो। इस तरह से कैडमियम भी होता है, जो कि किडनी, लंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आपकी बोन्स को वीक करता है कैडमियम। यस। इताई इताई नाम का एक रोग है, जिसमें आपकी हड्डियां मुड़ जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, अगर आप ज़्यादा कैडमियम कंज्यूम कर लेते हो अनफॉर्चुनेटली। खासकर अगर आप स्मोकिंग करते हो, कंटेमिनेटेड वाटर अगर आप पीते हो, तो आपको हो सकता है। आर्सेनिक यहाँ पे सबसे खतरनाक जो है वो माना जाता है, क्योंकि इसकी परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इंडिया में। तो अगर आप यहाँ पे देखें इंडिया में आर्सेनिक का, तो स्टेट्स अफेक्टेड विद द आर्सेनिक अफेक्टेड पॉपुलेशन एंड द परसेंटेज ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश के अंदर 32, बिहार में 60% पॉपुलेशन आर्सेनिक कंटेमिनेशन की शिकार है। बहुत बड़ी बात है। आसाम के अंदर इफ यू सी 65%। और बाकी अगर आप इंडिया का नेशनल टोटल देखें तो दैट इज 18.8%। तो बाकी तो सब ज़्यादा ही है, कुछ ये वाले स्टेट जो है छत्तीसगढ़, दिल्ली वगैरह में उतना ज़्यादा नहीं है, उड़ीसा वगैरह में भी काफ़ी कम है। तो आर्सेनिक यूजली अगर आप देखेंगे नेचुरली अकरिंग एक एलिमेंट होता है हमारे पास। उसके अलावा ये सेमी मेटेलिक होता है, मतलब इसके अंदर दोनों ही प्रॉपर्टी पाई जाती है, और हमारी अर्थ के अंदर डिसेंट मात्रा में आर्सेनिक पाया जाता है।
एयर में, वाटर में, लैंड में जो हमारी रॉक्स होती हैं, सोइल होती है, वहां पे आर्सेनिक पाया जाता है। आर्सेनिक नाइट्रोजन ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है। जो कि 15 पीरियोडिक टेबल में आते हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल कभी देखा है अपनी जिंदगी में, स्कूल वगैरह में तो देखा ही होगा, तो वहां पे जाकर अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन वाली स्टेज में आता है। अब सवाल यह है कि आर्सेनिक के सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी कि इसका रेजर्वोयर क्या क्या है। कंटेमिनेटेड वाटर, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फूड प्रेपरेशन है वहां पे। इरिगेशन, जो फूड क्रॉप्स की हम लोग करते हैं, स्पेशली पैडी फील्ड्स। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्री में। एंड द स्मोकिंग टोबैको। हेल्थ इंपैक्ट मैंने आपको बता ही दिया इसके जो भी होते हैं। स्किन कैंसर भैया आपको हो सकता है अगर आप ज्यादा आर्सेनिक के संपर्क में रहते हो। वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा आर्सेनिक के केसेस आते हैं, टॉक्सिसिटी के केसेस आते हैं। लंग कैंसर आपको हो सकता है, किडनी फेलियर आपको हो सकता है। उसके अलावा अपने पास जो है कॉपर है, निकल, जिंक और थेलियम। ठीक है। थेलियम यूजली जो है कोल कंबस्शन जब होता है, या जब हम लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर अच्छा खासा थेलियम हम लोग यूज करते हैं, तो वहां से भी ये आ सकता है। और अगर आप हैवी डोज इसके ले लेते हो तो फिर वही है, किडनी, लीवर, ब्रेन, स्किन, सब चीज़ों के ऊपर अटैक करता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए था अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, अबाउट द हैवी मेटल्स। ठीक है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अल्जाइमर के बारे में। साइंटिस्ट बैक न्यू अल्जाइमर ड्रग, इट्स बेनिफिट वर्सेस द रिस्क। तो यूएस की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि अमेरिका में एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि दवाइयों वगैरह को यानी कि लाइसेंस देती है, अलाउ करती है, परमिशन देती है, तो उसने अभी एक दवाई को अलाउ किया है जो कि अल्जाइमर को ट्रीट तो नहीं कर सकती, लेकिन अल्जाइमर की जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकती है। इसका नाम है डोना नेमेब। ठीक है, अजीब सा नाम है डोना नेमेब, तो थोड़ा आपको याद रखना है। ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। देखिए हमारी बॉडी के ऊपर जब एक्सटर्नल कोई अटैक होता है, कोई बैक्टीरिया का, वायरस का, पैथोजेंस का, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी जनरेट करती है, तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, ये हमारी बॉडी, ये लैब के अंदर बेसिकली प्रोटीन बनाए जाते हैं। और एंटीबॉडी मतलब प्रोटीन जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, तो ये लैब ग्रोन एंटीबॉडी प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है। और ये उन प्रोटीन्स को टारगेट करती हैं जो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी को रिड्यूस करते हैं। या देखो अल्जाइमर के अंदर क्या होता है, हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और हमारा ब्रेन धीरे धीरे साइज में श्रिंक होने लगता है। तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये उन्हीं प्रोटीन को जाके अटैक करती हैं जो कि ब्रेन की को श्रिंक करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, यानी कि आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये थोड़ा रिड्यूस कर सकता है, ट्रीट नहीं कर सकता, रिड्यूस कर सकता है। तो अल्जाइमर डिसीज बड़ा अजीब सा डिसीज है बेसिकली। और धीरे धीरे जैसे आपकी एज होती रहती है, आपके ब्रेन के अंदर जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो कम होने लगते हैं। आप चीज़ें भूलने लगते हो, अनफॉर्चुनेटली। आपकी मेमोरी लॉस हो जाता है। आप रख के चीज़ें भूलने लग, आप घर का रास्ता भूल जाते हो। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज में लोग हैं वो घर का रास्ता भूल जाते हैं, कहीं और निकल जाते हैं। छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, जो कल आपने बोली थी वो बात आप आज भूल जाते हो। हालांकि आपके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन वो अल्जाइमर डिसीज नहीं है, वो थोड़ा ओल्ड एज में होता है। आप भी बोलोगे सर मैंने कल पढ़ाई की थी, लक्ष्मीकांत में मैंने 2 चैप्टर पढ़े थे, आज मुझे याद ही नहीं है, तो क्या मुझे भी अल्जाइमर है? वो इस तरह से काम नहीं करता है। ठीक है, वो आपका इसलिए हो सकता है आपने रिवीजन कम किया है, आप अपने अटेंशन कम दिया है, आपका ध्यान कहीं और था, दैट्स अ डिफरेंट केस। अल्जाइमर में आप जेनुअनली चीजें भूलने लगते हो। ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा मेमोरी एम्पेयरमेंट होता है। आप इवन लेटर ऑन आपकी बॉडी के मसल्स भी जो है काम करना बंद कर देते हैं, आपकी जो मोटर एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है, और एक्सट्रीम केस में पर पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ये अल्जाइमर डिसीज के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है, बस ये जो दवाई है थोड़ा सा उसको हल्का सा स्लो डाउन कर सकती है। लेकिन एक बार इसे डिमेंशिया भी आप कह सकते हो, डिमेंशिया के सिम्टम्स होते हैं जब चीजें भूलने लगते हो, अल्जाइमर से साथ रिलेटेड होती है वो चीज भी। तो बस थोड़ा सा इसी, ये दवाई बस हमने नाम याद रखनी है, अल्जाइमर डिसीज को बताने का मेरा कोई खास पर्पस था भी नहीं। लेकिन एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि डोनानेरेमेब,
ठीक है, ये एक मेडिसिन है, ये कौन से डिसीज के लिए रिसेंटली अप्रूव की गई है। प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल आपसे आ सकते हैं। सिंपली आपको ये नाम भी दे देगा, बोलेगा दिस वाज रिसेंटली न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको कुछ भी दे देगा वो। ठीक है, तो ये थोड़ा आपने ये कीवर्ड याद रखना है। तो माय पर्पस वाज टू इंट्रोड्यूस यू विद अ न्यू कीवर्ड विच इज डोना नेमक। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो अपने पास आर्टिकल आता है दैट इज दिस वन। तो भाई बेसिकली ऐसा है कि यूरोपियन पार्लियामेंट के अभी इलेक्शन हुए थे, और वहां पे जो राइट विंग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, उनको मिल रहा है बढ़िया समर्थन। ठीक है, जैसे ईपीपी जो है वहां पे यूरोपियन पीपल्स पार्टी है, जो कि सेंटर राइट है, सेंटर राइट। उसके अलावा ये जो आपको आईडी नजर आ रही है, ये है फार राइट, मतलब एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली राइट। जो ईसीआर है, ये भी राइट वाली है लेकिन थोड़ा सा रिफॉर्मिस्ट है। जबकि लेफ्ट को भी कुछ सीटें मिली हैं, सोशलिस्ट को भी कुछ सीटें मिली हैं। ये ज्यादा वो डिटेलिंग में नहीं जाना क्योंकि यूरोप से हमारा कोई ज्यादा लेना देना है नहीं उस सेंस में। लेकिन जो ट्रेंड है उसके बारे में डेफिनेटली आपको आइडिया होना चाहिए। ट्रेंड ये है कि यूरोप के अंदर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या आप कह लीजिए तो थोड़ी सी रेडिकल भी आप कह सकते हो, कंजर्वेटिव भी कुछ सेंस में आप कह सकते हो, ठीक है, हार्ड लाइन कुछ केसेस में आप कह सकते हो। तो ये अलग अलग टर्म्स यूज की जाती हैं बेसिकली। उनका वोट शेयर बढ़ा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ वही नहीं, यूरोप में ही नहीं, पूरी दुनिया में। आप इंडिया की बात कर लीजिए, आप अमेरिका की बात कर लीजिए, यहाँ पे भी राइट विंग का वोट परसेंटेज काफी बड़ा है। और अगर आप इन जनरली अगर आप इंडिया में बात करो तो आप बीजेपी को एक राइट विंग गवर्नमेंट ही कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे राइट और रॉन्ग वाला इस किस्सा नहीं है, कौन राइट है कौन रॉन्ग है। ठीक है, जहाँ पे लेफ्ट विंग गवर्नमेंट से जिन दुनिया में, वहां पे कोई अच्छा हाल नहीं है, राइट विंग में भी अच्छा नहीं है, और जहाँ अच्छा होना है वह कहीं पे भी हो सकता है। तो इसका अच्छे और बुरे से मतलब नहीं है, हर सोसाइटी का अपना एक सिस्टम होता है, उसका एक अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, उसका एक अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है। और वैसे ही जो राइट विंगर्स होते हैं उनका अपना पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक सोचने का तरीका होता है। ऐसे ही लेफ्ट का, सेंटर का, लिबरल का, सबका अलग अलग तरीका होता है, इसमें राइट और रॉन्ग वाली बात नहीं है। बट जो पॉलिसीज हैं बेसिकली आप उस पॉलिसी पे बात कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप राइट विंगर्स की बात करें यूरोप में, और यूरोप में ना इमिग्रेशन और माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राइट, रशिया यूक्रेन के बाद यूक्रेन से मिलियंस की संख्या में लोग यूरोप की तरफ गए। सीरिया वाला जब क्राइसिस हुआ तब भी गए, अफगानिस्तान वाला क्राइसिस हुआ तब भी गए। तो मिडिल ईस्ट में जब भी कोई क्राइसिस होता है तो यूरोप की तरफ वो वहां पे असाइलम के लिए या फिर वो चीजें बढ़ जाती हैं। लेकिन जिन जनरली जो राइट विंग गवर्नमेंट्स होती है, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो एंटी इमिग्रेंट होती हैं। एक तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। उसके अलावा और क्या क्या रीजन यहाँ पे हो सकते हैं, हालांकि मैंने आपको कंटेंट दिया था, बट मैं आपसे कहूंगा आप उस आर्टिकल ही पढ़े, थोड़ा ज्यादा बेटर नजर आएगा। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम वगैरह दिए हुए हैं वो सब आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो गया यूरोप में? यूरोप को ना इन जनरल देखिए काफी लिबरल माना जाता है। इन जनरल काफी ज्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वहां पे रिस्पेक्ट किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ह्यूमन राइट्स को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है यूरोप में। किसी के भी हो चाहे ह्यूमन राइट, चाहे वो यूरोपियंस के खुद हो या बाहर वालों के हो। और इसी ह्यूमन राइट की वजह से जो इमिग्रेंट्स हैं या जो असाइलम सीकर्स हैं, यूरोप को सबसे फ्रेंडली मानते हैं। उनको वहां पे वेलकम किया जाता है, उनके लिए एजुकेशन का प्रबंध किया जाता है, वो सब चीजें होती हैं। उसके अलावा जब एनवायरमेंटल कोज की बात आती है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की बात आती है, तो यूरोपियन कंट्री सबसे फ्रंट पे आपको नजर आते हैं। तो काफी लिबरल सा एटीट्यूड जो है यूरोपियन कंट्रीज का, इन जनरल वहाँ के जो लोग हैं उनका भी माना जाता है। और ये एटीट्यूड कोई आज नहीं आया, ऐसा नहीं है कि यूरोप हमेशा से लिबरल था। इट वॉज वेरी वेरी फार राइट, वेरी वेरी ऑर्थोडॉक्स वो एक जमाने में। लेकिन उन्होंने अपना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा लिबरल हो गए, एक सेंस में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्पेशली, क्योंकि उन्होंने वहां पे जो डिस्ट्रक्शन देखी थी, मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हो गई थी यूरोप के अंदर। तो उन्होंने सोचा भाई इस एटीट्यूड का कोई फायदा नहीं है, ग्लोबलाइजेशन रखिए, भाईचारा रखिए, उस सब चीजें। तो वहां का एटीट्यूड जनरली लिबरल रहता है। लेकिन पिछले कुछ
सालों में पूरी दुनिया में, नॉट ओनली यूरोप बल्कि अमेरिका, इंडिया, एशिया इन जनरल, यूरोप, साउथ अमेरिका भी, पूरी दुनिया में ना पिछले कुछ सालों में, 10-15 सालों में एक एंटी ग्लोबलाइजेशन कहें या एंटी लिबरल एक वेव है, वो चल रही है। यानी कि अभी लोग ना ज्यादा कंजर्वेटिव से होते हुए नजर आ रहे हैं, इनवर्ड लुकिंग नजर आ रहे हैं। ये आप पॉलिटिक्स में भी देख सकते हो या आप इकोनॉमिक्स में भी देख सकते हो। जिस तरह से अमेरिका यूरोपियन जो चाइनीज प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर रहे हैं, है ना, प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच अपना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक वैसी अप्रोच नजर आती है, राइट विंग वाली। फ्रांस, नेदरलैंड हो, जर्मनी हो, इटली में तो राइट विंग गवर्नमेंट है ही, है ना। इवन स्वीडन वगैरह को जो को बहुत लिबरल माना जाता था, वहां पे भी राइट विंगर्स को अच्छा खासा वोट मिल रहा है। क्या रीजन हो सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम? देखिए, इसका एक रीजन यहाँ पे नजर आता है, जो कि माइग्रेशन आप एक बहुत बड़ा फैक्टर मान सकते हो। ठीक है, माइग्रेशन की वजह से यूरोप के अंदर कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हुए, कल्चरल इश्यूज भी हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो यूरोप में है, उसको ऐसा लगता है कि इस ये जो माइग्रेशन हो रही है, इसकी वजह से उसके कल्चर को डैमेज हो रहा है, उनकी वैल्यूज को डैमेज हो रहा है, और इकोनॉमी में डैमेज हो रही है बेसिकली। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो यूथ है इन कंट्रीज के अंदर, वो बेसिकली एंटी माइग्रेशन पॉलिसी को सपोर्ट करने लगा। उसको लगता है कि माइग्रेंट्स आते हैं, हमारी जॉब्स भी ले लेते हैं, कल्चर भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ना ही नहीं हमारी भाषा आती, ना हमें ये समझते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो इंटरेस्ट कम हो गया उनका इन लिबरल वैल्यूज के अंदर। उसके अलावा एनवायरमेंटल पॉलिसी, अब देखिए जो लिबरल्स रहते हैं ना जनरली, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं। इवन कई बार वो काफी हार्श डिसीजन भी लेते हैं क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे पेट्रोल के ऊपर एक्स्ट्रा, पेट्रोल जो डीजल, खासकर डीजल जो व्हीकल्स हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कर देना, ग्रीन एनर्जी को बहुत ज्यादा पुश कर देना। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये जो एनवायरमेंटल पॉलिसी है एक्चुअली वो काफी एक्सपेंसिव होती हैं। और क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहां पे जो पर कैपिटा इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो कम हो रही है कुछ लोगों की परचेजिंग पावर, तो एनवायरमेंटल पॉलिसीज को लेकर भी वहां पे लोग खुश नहीं है। जैसे पिछले दिनों यूरोप के अंदर कई सारी गवर्नमेंट्स ने जो पेस्टिसाइड्स हैं, या उनका प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, या फार्मर्स को जो सब्सिडी दी जाती थी वो थोड़ा रिड्यूस कर दिया। क्योंकि देखिए यूरोप के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 10% से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करता है, जबकि यूरोप की जीडीपी में एग्रीकल्चर का 2% शेयर भी नहीं है। तो वहां की गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एग्रीकल्चर को थोड़ा टाइट कर दिया था, और जिसकी वजह से पिछले दिनों यूरोप के अंदर फार्मर्स प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुए। इसकी वजह से तो बहुत सारे लोग खुश नहीं है एनवायरमेंटल पॉलिसीज की वजह से वहां पे। पहले क्या होता था वहां पे, डीजल से चलने वाले हीटर हुआ करते थे यूरोप के अंदर, डीजल से चलने वाले। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ तो सरकार ने कहा कि भाई ये डीजल वाले बंद करो, या तो नेचुरल गैस वाले चलाओ या फिर चलाओ ही मत, सोलर वाले चलाओ, विंड वाले चलाओ, जो कि काफी एक्सपेंसिव है यूरोप के अंदर। तो लोग थोड़ा सा एनवायरमेंटल पॉलिसी को लेकर भी खुश नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज काफी एक्सपेंसिव होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा नेशनल सोवरेनिटी। अब देखिए, जब हम लोग ब्राजील, सॉरी, जब हम लोग बेल्जियम की बात करते हैं, या जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, ये सब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो जब यूरोपियन यूनियन बना, तो इन कंट्री ने जो अपनी सोवरेनिटी है वो थोड़ी सी सरेंडर कर दी थी। क्योंकि एक यूरोप को अब क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट है, काफी ज्यादा डिसीजन यूरोपियन पार्लियामेंट ही लेती है इन कंट्रीज के बिहाफ पे। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये लगने लगा वहां के लोगों को यार कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो थोड़ी खत्म होती चली जा रही है। एंड मतलब विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन पार्लियामेंट ऑल्सो। तो ये भी थोड़ा एक नजर वहां पे आता, तो वो लोग दोबारा से, जो फार राइट है ना, वो ऐसे ही कैंपेनिंग करते हैं इलेक्शंस के अंदर कि हमें हमारी फ्रीडम वापस चाहिए, सोवरेनिटी वापस चाहिए, है ना, वो डिग्निटी वापस चाहिए। तो लोग थोड़ा सा इन तरह की चीजों से थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वोट भी उनको मिल जाता है। और जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं पूरी दुनिया भर में, तो राइट विंगर्स को थोड़ा सा ज्यादा बेटर अपील कर सकते हैं।
तो ये थोड़ा सा यूरोप के अंदर चल रहा है, थोड़ा ज्यादा डिस्कशन कर लिया इसमें, इतना मेरा आइडिया था नहीं करने का, बट एनीवेज इन जनरल हम लोग अगर लेफ्ट विंग और राइट विंग की बात करें, बहुत सुनने को मिलता है। जैसे इंडिया में अगर आप बात करें, जैसे हमारे पास सीपीआई है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, तो ये पूरी तरह से लेफ्ट विंग है। अगर आप टीएमसी की बात करें तो ये भी लेफ्ट विंग पॉलिसी के अंदर में ही आप आता है। उसके अलावा एक साइड में जैसे आप शिवसेना की बात करें, पुरानी वाली शिवसेना की, अभी वाली तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है वो डिफरेंट है, वो थोड़ी सेकुलर हो चुकी है। बट इन जनरली पहले जो शिवसेना थी दैट वाज वेरी वेरी राइट, एक्सट्रीम राइट आप उसको बोल सकते हो। एएमएम है जो उनकी ओवैसी साहब की पार्टी है, वो भी एक एक्सट्रीम राइट ग्रुप है। अ, ठीक है। तो ये कुछ एक्सट्रीम राइट ग्रुप पार्टी हैं इंडिया में। उसके अलावा कुछ सेंट्रिस्ट पार्टी भी हैं, जैसे आप यहाँ पे कांग्रेस का एग्जांपल दे सकते हो, या थोड़ा सा सेंटर राइट में आप यहाँ पे बीजेपी का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है। तो एक स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली, कोई भी पार्टी इस स्पेक्ट्रम के बीच में लाई कर सकती है। कभी कभी उनकी पॉलिसी में आपको थोड़ा राइट वाली अप्रोच नजर आएगी, कभी कभी लेफ्ट वाली अप्रोच नजर आती है, तो वो सेंटर के आसपास होती है। ठीक है। अब जैसे आप केजरीवाल जी के एग्जांपल दे सकते हो। केजरीवाल जी की जी पार्टी इन जनरली अगर आप ऊपर ऊपर से देखें तो आपको ऐसा नजर आएगा, थोड़ी सी वो लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड रहती है, क्योंकि ज्यादा पुअर लोगों की बात करती हैं, वर्कर्स की बात करेंगी उस सेंस में। लेकिन वही केजरीवाल ये कहते हैं कि इंडियन जो नोट है उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए, लक्ष्मी जी की मूर्ति होनी चाहिए। तो कभी कभी वो राइट की तरफ टिल्ट हो जाते हैं, है ना। जनरली जो राइट विंग गवर्नमेंट्स होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। इकोनॉमी वाले सेक्शन केस की बात करें, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करती हैं। अब लेकिन वही बीजेपी है, अगर आप देखें, वैसे बीजेपी प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करती है, लेकिन यही लोग जो है वो प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना भी चला रहे हैं, गरीब कल्याण योजना भी चला रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है वो उन्होंने लेफ्ट से बोरो कर ली है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली देखा जाए तो कि कोई पार्टी को आप क्लियर कट नहीं कह सकते कि कौन क्या है, क्योंकि कुछ पॉलिसी इधर उधर से हम लोग बोरो करते हैं। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो राइट विंग लेफ्ट विंग गवर्नमेंट्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो आपको नजर आते हैं देखने से। राइट विंग्स को जनरली आप कंजर्वेटिव कह सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चेंज में बिलीव नहीं करते, स्पेशली सोशल कल्चरल एस्पेक्ट में। इनको लगता है जो ठीक है हम उसको स्टेटस को बना के रखेंगे। लेकिन जो लेफ्ट विंग है जिन्हें वो लिबरल कहते हैं, और ये काफी ज्यादा चेंजेस के अंदर बिलीव करते हैं, जैसे एलजीबीटी क्यू हो गया, वीमेन राइट्स हो गए, वर्कर राइट्स हो गए, उस तरह की चीजें यहाँ पे जाती हैं। लेफ्ट विंग जो है वो इनकम इनिक्वालिटी को रिड्यूस करने की हमेशा बात करते हैं, रिच लोगों के ऊपर टैक्स लगाना, उसको पुअर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, उस तरह की बात की जाती है। लेकिन राइट विंग के अंदर जो इकोनॉमिक रेगुलेशंस है वो काफ़ी लिबरल होते हैं, बिजनेस प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट यहाँ पे किया जाता है। उसके अलावा इंडिविजुअल राइट्स की काफ़ी, जो राइट विंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल राइट्स की ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन जो लेफ्ट विंगर्स हैं वो ग्रुप आइडेंटिटी की ज़्यादा बात करते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप जो है वो इंटरेस्ट उसके इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा बड़े होते हैं, जबकि यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो ग्रुप इंटरेस्ट से थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। राइट विंग पॉलिसीज कैरेक्टराइज द आइडिया ऑफ अथॉरिटी, हायरार्की, ट्रेडिशन एंड द नेशनलिज्म। ठीक है। तो नेशनलिज्म की हमेशा बात होगी, माई नेशन, फर्स्ट नेशन, इंडिया फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, उस तरह की बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पे वो ओवरऑल ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे लेफ्ट विंग वाले, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ग्रुपिज्म, वर्कर्स। तो दे आर एक्चुअली मोर सेकुलर इन दैट सेंस। बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर बिलीव नहीं करते हैं राइट विंगर्स, लेफ्ट विंगर्स। जैसे अब चाइना की बात करें, नॉर्थ कोरिया की बात करें, अब वहाँ पे रिलीजन को साइडलाइन कर दिया जाता है। ठीक है। इवन वो चाहते हैं कि लोग रिलीजन के अंदर बिलीव ही ना करें, ऐसा भी होता है। राइट विंगर्स काफी रिलीजन के ऊपर, कल्चर के ऊपर, अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें होती है राइट विंग की। हालांकि इस डिस्कशन को आप पूरा दिन भी अगर चलते रहेगा तो ये खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता ही रहता है डिस्कशन। बट थोड़ा थोड़ा सा आपको इसका आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली इसकी ना शुरुआत अगर आपको मैं बताऊं ना, फ्रांस से हुई थी, फ्रांस में। ठीक है। तो फ्रांस में बेसिकली क्या था, ऊपर एक किंग हुआ करते थे, और लोग मानते थे कि ये जो किंग है इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, तो इनकी अथॉरिटी के ऊपर कोई सवाल उठाता नहीं थे। लेकिन कुछ ऐसे किंग हुए फ्रांस के अंदर, वो थोड़े से घटिया टाइप के निकले, खर्चा वर्चा ज्यादा करने लगे, आम आदमी भूख से मर रहा था और वो ऐश कर रहे थे। तो उस समय लोगों ने सोचा कि भाई अब तो चेंज की रिक्वायरमेंट है, समाज में चेंज होना ही चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। कुछ लोग ऐसे थे जो किंग को सपोर्ट करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो किंग को सपोर्ट नहीं करते थे। उनका कहना था कि पावर जो है वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर।
तो जो लोग ये कहते थे कि चेंज होना चाहिए, और जो ये चाहते थे कि स्टेटस को रहना चाहिए, यानी कि किंग, वो उनकी पावर रहनी चाहिए, तो जो लोग किंग को सपोर्ट करते थे, जो दरबार होता है ना, दरबार, वो उस किंग की राइट साइड में बैठे, और जो लोग चेंज चाहते थे वो लेफ्ट की तरफ बैठे गए। जैसे अपनी क्लास में होता है, लड़के एक तरफ बैठ जाते हैं, लड़कियां एक तरफ बैठ जाती हैं। जो थोड़े शरारती बच्चे होते हैं वो एक साइड में बैठ जाते हैं, पढ़ने वाले लिखने वाले एक तरफ बैठ जाते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। तो इसलिए जो चेंज वाले थे वो लेफ्ट की तरफ बैठ गए, और जो स्टेटस को वाले थे वो राइट की तरफ बैठ गए। बस वहां से टर्म चल पड़ी कि राइट विंग वाले हैं, लेफ्ट विंग वाले हैं, इसमें और कोई ज्यादा है नहीं। लेटर ऑन बेस ये थोड़ी जो आइडियोलॉजी थी वो स्ट्रोंग हो गई, यानी कि जो चेंज में बिलीव करते हैं, जो लिबरल होते हैं, जो जनता की बात करते हैं, वर्कर्स की बात करते हैं, वो थोड़े लेफ्ट विंगर हो गए। जो स्टेटस को की बात करते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, कल्चर में ज्यादा बिलीव करते हैं, नेशनलिज्म के अंदर बिलीव करते हैं, धर्म को थोड़ा सा प्रमोट करते हैं, वो थोड़े से राइट विंगर हो गए। और उसके बाद इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हुई, अलग अलग कंट्री के अंदर वो वेरिएशन अलग अलग तरीके से होती है। इंडिया में आपको मैंने बता ही दिया। तो बेसिकली एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, आप किसी को लेबल नहीं कर सकते। इंडिया में कई सारी लेफ्ट विंग गवर्नमेंट ऐसी हैं जो कि अच्छा खासा राइट विंग अप्रोच भी लेती हैं। जैसे केरला की आप गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, वैसे केरला में लेफ्ट की गवर्नमेंट है काफी सालों से, लेकिन केरला की सरकार ने अभी वहां पे एक रेलवे लाइन के लिए कुछ प्राइवेट टेंडर्स को अलाउड कर दिया था, तो ये थोड़ी राइट विंग अप्रोच हो गई, है ना, ओपन इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन एंड ऑल दैट। तो इंडिया में ऐसा कुछ फुल फ्लेज नहीं कह सकते आप लोग, ठीक है, स्पेक्ट्रम होता है। चलिए, स्टडी रैंक्स इंडिया सेकंड इन नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन, तो एक स्टडी की गई भाई, अर्थ अर्थ सिस्टम साइंस डेटा, ये एक जर्नल है, और जिसके अंदर ये कहा गया चाइना पहले नंबर पे है और इंडिया दूसरे नंबर पे है, और नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग रिलीज करते हैं। 10 जो टॉप एमिटर्स हैं नाइट्रस ऑक्साइड के, चाइना, इंडिया, यूएस, ब्राजील, रशिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड कनाडा। ठीक है जी। नाइट्रस ऑक्साइड, अगर हमने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा है जिंदगी में कभी, तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इनिशियली देयर वर 6 गैसेस जिनको कंट्रोल करना था, उनमें से अपनी होती है एक नाइट्रस ऑक्साइड। इसका मतलब ये एक बहुत प्राइमरी और बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस मतलब क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग गाली ज्यादा इसलिए देते हैं क्योंकि इसका ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म में ये ज्यादा है। लेकिन अगर आप पोटेंशियल की बात करो, पोटेंशियल नाइट्रस ऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यानी कि अगर आप 1 किलोग्राम नाइट्रस ऑक्साइड और 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करोगे, तो नाइट्रस ऑक्साइड इज मच 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 स्ट्रोंगर देन कार्बन डाइऑक्साइड इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को रोकना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इन 2022 concentration of the atmospheric nitrous oxide reaches about 25% above the level of industrial age। अब देखिए, इस नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर एक वर्ड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो है ही, इसके अंदर N2 है ये। और नाइट्रोजन हम लोग कहाँ यूज करते हैं? एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर जो सोइल है, ऑल काइंड ऑफ सोइल इन इंडिया इज एक्चुअली डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं है उनके अंदर। और नाइट्रोजन एक प्लांट की ग्रोथ के लिए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम लोग इंडिया में नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का एक्सट्रीम यूज करते हैं। अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर का एक्सट्रीमली यूज करते हैं, जिसे आप यूरिया का नाम भी दे सकते हो। और यही एक वो फर्टिलाइजर्स हैं जहां से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है। और अगर आप देखें पिछले 4 डेकेड्स में 40% ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड जा चुका है। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर वो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन इंडिया। फर्टिलाइजर जो हम लोग यूज करते हैं, इंडस्ट्री भी है, लेकिन एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी 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 फैक्टर।
75% कंट्रीब्यूट करता है, फर्टिलाइजर, अमोनिया एंड ऑल दैट, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो इसलिए इसको कम किया जाना जरूरी है। उसके अलावा ये एसिड रेन के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है, ये ओजोन डिप्लीशन भी करता है। तो सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात ना करें, मेथेन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये पहले नंबर पे है, दूसरे पे मेथेन है, तीसरे पे नाइट्रस ऑक्साइड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, तो इसको सोल्व करना, एड्रेस करना बहुत जरूरी है। चलिए, फैटी लीवर को लेके एक आर्टिकल आज आया है, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हल्का हल्का सा समझने की रिक्वायरमेंट है। देखिए, यूजली पहले लोग ये समझते थे कि फैटी एसिड, सॉरी, फैटी लीवर जो है, फैटी लीवर दारू पीने वालों को होता है, जो शराब पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनका लीवर जो है वो फैटी हो जाता है। या इन जनरल सेंस में कहें, जब लोग ये कहते हैं भैया तुम्हारे फिट लीवर के ऊपर सोजन आ गया, सूज गया, वो स्वोलन हो गया, ठीक है, तो फैटी लीवर हो जाता है। बट अभी रिसेंटली स्टडीज ये कह रही हैं कि दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द कॉज, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। और इस साल का जो इंटरनेशनल फैटी लीवर डे है, उसकी थीम क्या थी? एक्ट नाउ, स्क्रीन टुडे। क्योंकि फैटी लीवर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अल्कोहल तो एक फैक्टर है ही बहुत बड़ा, लेकिन जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज है, ये लगातार बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ कॉज। और फैटी लीवर, देखिए, लीवर डिसीज एक ऐसा डिसीज है ना, जो आपको इनिशियल स्टेज में पता ही नहीं चलता है। जब हालत बहुत खराब हो जाती है ना, तभी इसके सिम्टम्स नजर आते हैं, क्योंकि लीवर अपने आप को लगातार हील करता रहता है। लेकिन जब वो बेचारा अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा खराब हो जाता है, तब वो कहता है कि भाई देख लो, मैं खराब हो गया हूँ, प्लीज जाके टेस्ट वगैरह करवा लो। तो मेटाबॉलिक हेल्थ, आपकी कार्डियक हेल्थ, आपका कैंसर रिस्क बढ़ जाता है अगर आपका लीवर थोड़ा सा दिक्कत में है तो। और ग्लोबल अगर प्रेवलेंस की अगर आप बात करें, देखिए यहाँ पे अल्कोहल की बात नहीं है, मेटाबॉलिक डिसफंक्शनल एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसे MASLD कहते हैं। यानी कि आपका जो लाइफ स्टाइल है, आप क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, क्या कंज्यूम करते हो, उसके बेसिस पे दुनिया में 25 से लेके 30% फैटी लीवर के केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया की अगर आप अडल्ट की बात करें तो अराउंड 38.6% इंडिया में अडल्ट, और बच्चों की बात करो तो 36% फैटी लीवर के केसेस आ रहे हैं। और इनमें से मोस्टली नॉन अल्कोहलिक हैं। नॉन अल्कोहलिक, दिक्कत बहुत है। फैटी लीवर अगर किसी को हो जाता है तो उसको ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं, और बाद में जिससे कार्डियक इश्यूज हो जाते हैं, कैंसर वगैरह के केसेस भी बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है डाइट में और लाइफस्टाइल में। देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर कंज्यूम करते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या होता है, फिर बाद में जाके इंसुलिन सिक्रेट होता है, और इससे फिर हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आप बार बार हाई कार्बोहाइड्रेट चीजें और हाई रिफाइंड शुगर अगर आप कंज्यूम करते रहते हो, देखो पहले क्या होता था ना, लोग सुबह खाना खाते थे, दोपहर को खा रहे थे और रात को खा रहे थे। जनरली ऐसा होता है। सुबह थोड़ा लाइट खाते हैं, दोपहर को थोड़ा हैवी खाते हैं, रात को भी बहुत लाइट कंज्यूम करते थे। इन बिटवीन कुछ भी खास कंज्यूम नहीं करते थे लोग पहले। अब देखिए, सुबह आप घर से निकले खाना खा के हल्का फुल्का, आप दिन भर काम खेत में कर रहे हो या बाहर काम कर रहे हो, आपको टाइम ही नहीं है, सिर्फ लंच करते हो सीधा सीधा, फिर आप शाम को वापस आके घर पे खाना खाते हो। अब क्या है, अब अवेलेबिलिटी इतनी बढ़ गई है, अब आप जब भूख लगती है तब नहीं खाते हो, जब आपको क्रेविंग होती है तब खाते हो। 24 घंटे आपको फ्रिज में खाना रहता है ना, आपके आसपास हर समय फूड अवेलेबल होता है। अगर आप दूर दराज में बैठे हो, आप जोमेटो से तुरंत ऑर्डर कर लेते हो, तभी वो 3 टाइम का खाना नहीं चल रहा है, 24 घंटे खाना चल रहा है। कुछ ना कुछ हल्का फुल्का आप बीच में खाते ही रहते हो। बिस्किट खा लिया, कभी नमकीन खा लिया, कभी प्रॉपर खाना खा लिया, कभी कोल्ड ड्रिंक पी लिया, मोमोज खा लिए, चाउमीन खा लिया। 24 घंटे आप खा ही रहे हो। मतलब 24 घंटे आपका जो है इंसुलिन वो स्पाइक हो रहा है, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्पाइक हो रहा है।
तो वही लीवर बेचारा क्या करेगा, उसको रेस्ट करने का टाइम आप दे ही नहीं रहे हो। और एक दिन ऐसा आता है आपकी बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है, आप खा रहे हो लेकिन इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। एक दिन वो दिन आ जाते हैं, और वो जब दिन आते हैं तो आपके लीवर के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपका लीवर जो है उसके अंदर सोजन आ जाती है। आपका लीवर जो एक्स्ट्रा फैट है, क्योंकि आप देखो खाओगे अगर दुनिया भर का काम करोगे नहीं तो एक्स्ट्रा फैट कहाँ जाएगा, आपकी बॉडी में स्टोर होगा। और आपका जो लीवर है वो फैटी एसिड्स डेवलप करता है, और आपका लीवर जो है वो फैटी हो जाता है। तो नॉन एल्कोहलिक जो स्टेटोहेपेटाइटिस होता है, इसके केसेस दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। फाइब्रोसिस, लीवर कैंसर, सिरोसिस लोगों को हो रहा है। क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि लीवर, मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्टिंग स्टेज में सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो इसीलिए रेगुलरली अपनी स्क्रीनिंग करवाइए, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए। बट ये कहना आसान है, डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं करवा लीजिए, लेकिन टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। एक आम आदमी इंडिया में जिस तरह से पॉवर्टी है, तो क्या हम लोग बोलेंगे सर आज लीवर टेस्ट करवाना है मुझे, देख लीजिए थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड कर दीजिए, डॉक्टर साहब बोलेगा लाओ 2,000 रुपये, और जबकि आपको सिम्टम्स भी नहीं है, है ना। तो वो प्रैक्टिकल उतना नजर नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर आपको हल्के फुल्के सिम्टम्स नजर आते हैं तो डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि स्क्रीनिंग डायग्नोसिस सबसे पहली प्रोसेस होती है ट्रीटमेंट के लिए। और पर्सनलाइज स्क्रीनिंग होनी चाहिए, यानी कि पूरे इंडिया में आप एक ही तरह का रूल लागू नहीं कर सकते हो। हर जगह पे फूड हैबिट्स अलग हैं, कल्चर अलग है, आपकी बॉडी अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। तो एक पर्सनलाइज टाइप की स्क्रीनिंग आपको होनी चाहिए। उसके अलावा अवेयरनेस, जैसे आपको मैं आर्टिकल बता रहा हूँ तो शायद हल्का फुल्का अवेयरनेस आपको भी आया होगा, है ना। लेकिन आपकी बॉडी जो है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ होना नहीं चाहिए जीवन में, क्योंकि यही वो चीज है जो आपके साथ आगे तक जाएगी। अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है तो आप कुछ भी काम कर पाओगे, इसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जनरली लोग ये नहीं समझते कि आपकी बॉडी, आप अपनी खुद की शरीर को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो। तो ये तो एक सेल्फ डैमेजिंग एक्ट हो गया ना। सेल्फ डैमेजिंग एक्ट आप कर रहे हो अगर आप अननेसेसरी फूड कंज्यूम कर रहे हो, अनहेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हो। आप कितना भी दुनिया में पैसा कमा लीजिए, किसके लिए कमा रहे हो, फैमिली के लिए कमा रहे हो, अपने शरीर के लिए कमा, यही अगर हेल्दी नहीं है तो क्या मतलब उस चीज का। और इतनी दुनिया की इतनी अनमोल चीज आपका शरीर, आप उसको ही नुकसान पहुंचाए तो अनहेल्दी चीजें खा के, तो सेल्फ डैमेजिंग एक्ट हुआ। यू आर एक्चुअली किलिंग यूर सेल्फ। ये एक स्लो पॉइजन है, स्लो सुसाइड है। तो अवेयरनेस इसलिए बहुत जरूरी है ना। आप बोलेंगे सर हमें तो क्रेविंग होती है, क्या करें, है ना। जैसे ही सूरज थोड़ा सा ढलता है, नीचे जाता है, तो मुझे ना गोलगप्पे की क्रेविंग होने लगती है, मुंह में पानी आने लगता है, दिमाग झल्लाने लगता है। अपने आप ही मैं जो है वो अपनी बाइक की तरफ जाने लगता हूँ, मार्केट में भाग जाता हूँ, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ गोलगप्पे वाली दुकान दिखाई देती है। क्रेविंग्स, है ना, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। और क्रेविंग कंट्रोल करने का तरीका होता है कि आप उन चीज वहां से हट जाइए। आपको जिस चीज की क्रेविंग हो रही है आप उसके पास ही मत जाइए, क्योंकि जब वो चीज अवेलेबल होगी ही नहीं, तो धीरे धीरे आपके ब्रेन को सिग्नल चला जाएगा कि भाई फालतू में एनर्जी कंज्यूम होकर कोई फायदा नहीं है, ये चीज आपको मिलेगी नहीं। और उसका सबसे बेटर तरीका तो वहां से हट जाइए, उस चीज को अपने पास लाइए ही मत। राइट। तो कंट्रोल तो आपको ही लेना पड़ेगा। तो उस सेंस में जो ये आर्टिकल दिया गया था, तो उतना कोई डीप आर्टिकल है नहीं बेसिकली, ठीक है, हल्का फुल्का एग्जाम्पल वगैरह देने के एग्जाम में काम आ सकता है। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हैं, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। इनमें से कुछ आर्टिकल मुझे अच्छे लगे थे। ये मार्स वाला आर्टिकल साइंस वाले सेक्शन से ठीक ठाक आप कर सकते हो। HIV वैक्सीन वाला आर्टिकल आप पढ़ सकते हो बढ़िया से, ठीक है। ये फूड इन्फ्लेशन तो रिपीटेड होता रहता है बार बार, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लोकसभा के MPs की ओथ, ये हम लोगों ने 2-3 दिन बार बात कर ही लिया है। G7 की मीटिंग में जो है मोदी जी जा रहे हैं, तो G7 भी हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। बट एनीवेज, इनमें से एक आधा आर्टिकल मैं कल दोबारा फिर से लूंगा। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।